सेंटर पर आने वाले 80% पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि मैम हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है, हमारा बच्चा बोल नहीं पाता है। 20 पेरेंट्स ही उस पॉपुलेशन को हम कहते हैं जो सब कहता है कि मैम हमारा बच्चा समझ नहीं रहा है, मैम हमको ऐसा लगता है हम उसको जो कुछ भी कहते हैं ना उसको समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं बच्चा नज़र नहीं मिलाता है, कुछ लोग बताते हैं बच्चा पॉइंट नहीं कर रहा होता है। कुछ पेरेंट्स ऐसा भी कहते हैं कि बच्चा वर्बल इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रहा होता है, वो उसे फॉलो नहीं कर पा रहा होता है। बच्चे के पास कुछ एक नाउन्स हैं, यानी कुछ एक चीज़ों को वो पहचानता है लेकिन वो उसको एसोसिएट नहीं कर पा रहा है उसके फंक्शनल यूज से। Those who are new to my channel, I welcome you. This is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. आज बात करेंगे रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल की एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज किस तरीके से बच्चे के एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल को डेवलप करती है, उसका आधार बनती है और उसे प्रमोट करती है। इन बातों को आज डिस्कस करेंगे। रिसेप्टिव लैंग्वेज का मतलब क्या है? देखिए, लैंग्वेज दो हिस्सों में टूटी हुई है, बटी हुई है। सबसे पहला है रिसेप्टिव लैंग्वेज और दूसरा है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव जैसा कि नाम ही कह रहा है, एक्सप्रेस करना, यानी जिसको हम बोल रहे हैं वो हमारी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। लेकिन जिसको हम समझ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं और हम पॉइंटिंग के ज़रिए, आई कांटेक्ट के ज़रिए, डिफरेंट साइन लैंग्वेजेस के ज़रिए, बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी डिफरेंट पोस्चर्स के ज़रिए हम उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिस इज़ रिसेप्टिव लैंग्वेज। बेसिकली रिसेप्टिव लैंग्वेज को हम समझते हैं एंड ये जो रिसेप्टिव लैंग्वेज है ये हमारी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का बेस होता है, आधार होता है। तो जब हमने कहा कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है तो हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है या उसको स्पीच की दिक्कत है तो हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। आधार क्या है? आधार है रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल। रिसेप्टिव लैंग्वेज मतलब समझना, जिसको बच्चा समझ रहा है। तो क्या, आइए आज हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि रिसेप्टिव लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर अगर हम काम करें तो बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला, आई कांटेक्ट। कई बारी चिल्ड्रन विद ऑटिज्म के साथ ये दिक्कत हमें आती है कि वो आई कांटेक्ट नहीं देते हैं, उनको दिक्कत हो रही होती है, उनको इसमें डिफ़िकल्टी फेस होती है। बट मैंने ये पाया है कि आप आई कांटेक्ट को फोर्स ना करें, राइट? आप इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें कि क्या आप जो कह रहे हैं, क्या आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो बच्चा समझ रहा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी बच्चे से नहीं, किसी इंसान से एक ऐसी चीज़ डिमांड करें जो उसके लिए उसको अनकंफर्टेबल फील करवाने वाली सिचुएशन क्रिएट कर दे। जैसे कि आप एक चाइल्ड विथ ऑटिज्म से कहें कि तुम मुझे आई कांटेक्ट दो, ये बहुत मुश्किल काम है उस बच्चे के लिए। तो नन्ही सी जान पर जोर ना दें, आप इस बात पर जोर दें कि क्या आप जो उससे कह रहे हैं वो समझ रहा है, वो उसे फॉलो कर रहा है, आपके कहे हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, बात बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसेप्टिव लैंग्वेज में कि क्या हमारा बच्चा डिफरेंट कॉग्निटिव स्किल्स को कर पाता है। डिफरेंट कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं मैचिंग, सॉर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग। जी हाँ, इसका जिक्र अभी हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में बहुत किया है क्योंकि हम सॉर्टिंग का वीडियो भी कर रहे थे। तो क्या हमारे बच्चे को मैचिंग करना आता है? एंड मैचिंग देखिए वो नहीं कि आपने 2 कार्ड पे करा दिया, 3 पे कराया, 4 पे कराया, 5 पे कराया, नहीं। हमेशा याद रखिए
कि आप मैचिंग के कार्ड्स का जो एरा है या सॉर्टिंग के कार्ड्स का एरा है वो आप अप टू 45-50 तक लेकर जा सकते हैं। सेम सॉर्टिंग के लिए भी आपने 5 आइटम देके कहा कि सॉर्ट कर दिया और वो आ गया, नहीं। अगर वो ज़्यादा नंबर पर करता है, हमेशा हम अटेंशन को टारगेट कर रहे होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे सेंटर पे बच्चे जब आते हैं तो हम उनके साथ जब मैचिंग की या सॉर्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चे कई बारी जिनका पूरा अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गया होता है तो हम ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स रखते हैं रैंडमली लगाकर, ठीक है। अब हम उनसे या तो मैच करने के लिए कहते हैं या उनको दे दो, कोई सिंगल वर्बल इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि दे दो, पॉइंट करो, टच करो, वॉट एवर, राइट। अब आप देखिए एक बच्चा जो 4 कार्ड पे कर रहा है, 5 कार्ड पे कर रहा है, 10 कार्ड पर कर रहा है और एक बच्चा यहाँ 26 अल्फ़ाबेट्स पर कर रहा है। तो अब आप देखिए 26 पे हमारा अटेंशन कितना उम्दा होगा। जब हमारा अटेंशन सधा हुआ है, बिल्कुल हम ध्यान देकर कर रहे हैं, तभी तो हम बड़े लक्ष्य को भेद पाएंगे। तो आप जब मैचिंग करें, जब सॉर्टिंग करें तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएं। ऐसा नहीं कि आप 15-20 कार्ड पर आके या 15-20 आइटम पर आकर आप रुक जाएं, नहीं, आप उसे करवाते रहें, बढ़ाते रहें। सिटिंग में हो गया है तो स्टैंडिंग पर डालकर भी आप करवा सकते हैं। यहीं से आपके बच्चे का आइडेंटिफिकेशन निकलता है और आइडेंटिफिकेशन किसी भी बच्चे का जब हो जाता है, यानी जब किसी कॉग्निटिव आइटम को एक नाम मिल जाता है, यानी एक स्कीमा डेवलप हो जाता है, तब वो एक कॉग्निटिव कंसेप्ट पूरा हो जाता है। यानी आइडेंटिफिकेशन जब किसी चीज़ का होगा तभी बच्चा उसको बोलने के लिए रेडी होता है। आप कहें कि एक बच्चा बॉटल, ग्लास, पापा, मम्मी बोले, लेकिन इससे पहले आपने उसको पहचानने पर जोर नहीं डाला है, उसके आइडेंटिफिकेशन वाले पार्ट पर जोर नहीं डाला है, तो ये ठीक नहीं है। आप आइडेंटिफिकेशन पहले कराएं और बाद में फिर आप उसके एक्सप्रेशन पर काम कराएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंटिंग। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि बच्चा पॉइंट करता है कि नहीं। अब बात करते हैं बच्चा क्या पॉइंट करता है। क्या बच्चा जब सिटिंग पोजीशन में है और हम उसका टेबल टॉप एक्टिविटी करा रहे हैं तो क्या टेबल पर रखी हुई किसी एक चीज़ को पॉइंट करता है, या वो टेबल पर रखे हुए मल्टीपल आइटम्स में जब हम इंस्ट्रक्शन हमने दिया किसी भी डिज़ायर्ड आइटम को या नेम्ड आइटम को तब उसने वो पॉइंट किया, या हमारा बच्चा स्टैंडिंग पोजीशन में कई सारे आइटम्स रखे हुए हैं और उसमें पॉइंट कर रहा है। या एक एग्जांपल लेते हैं कि जब वो एक दुकान पर गया और उस शॉप पे जाके उसने अपने पापा को पॉइंट करके बोला कि ये वाला चिप्स चाहिए। उसके पापा ने उसको परेशान करने के लिए या टेस्ट करने के लिए दूसरा चिप्स का पैकेट की तरफ बस हाथ बढ़ाया ही था। वो बोला कुछ भी उसने आवाज़ निकाली और उसने पापा को बोला नहीं पापा ये नहीं, ये पॉइंट। तो क्या वहाँ पर तो इतने सारे चिप्स के पैकेट, बड़े सारा माल मसाला लटका हुआ है, रखा हुआ है बड़ा सारा डिब्बों में, वो पॉइंट करके अपना डिज़ायर्ड आइटम ले रहा है? नहीं। और ये जो डिज़ायर्ड आइटम ले रहा है ये बायोलॉजिकल नीड से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उससे हमारी टेस्ट बड्स बहुत सेटिस्फाई होती हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अगर 8-9 फ्रूट्स रखे हैं और उन सारे फ्रूट्स में अगर थेरेपिस्ट ने या माँ ने कहा कि ये पर्टिकुलर फ्रूट जो है उसको आप पॉइंट करो, तो क्या हमारा बच्चा उस फ्रूट को पॉइंट कर पा रहा है? तो पॉइंटिंग really plays a very major role to develop receptive language as well as expressive language. आप इस बात का भी ध्यान रखें। Next point is very important again, it is imitation. अब जब हम imitation की बात करते हैं तो इमिटेशन अगेन देखिए, ग्रॉस मोटर इमिटेशन, फाइन मोटर इमिटेशन, इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट और ओरल मोटर इमिटेशन।
इन 4 मेजर इमिटेशंस के अलावा भी इमिटेशन विद ब्लॉक्स, इमिटेटिंग सिंपल ड्राइंग पैटर्न्स और इमिटेटिंग स्टेप्स, इमिटेटिंग राइम्स विद एक्शन, बहुत सारा कुछ होता है। एंड शुरुआत हमारी होती है ग्रॉस मोटर इमिटेशन से, राइट। ग्रॉस मोटर को आप बहुत सरल भाषा में पीटी कह सकते हैं। हाथ ऊपर, हाथ साइड में, हाथ नीचे, रोल योर हैंड, क्लैप योर हैंड, लाइक ऑल दैट, राइट। देन उसके बाद फाइन मोटर इमिटेशंस आते हैं जिनमें हमारे बच्चे की फाइनर यानी छोटी बोन्स एंड छोटी मसल्स काम करती हैं। तो क्या हमारा बच्चा मेक अ पीस साइन, फ्लाइंग, टॉकिंग फिंगर, वॉकिंग फिंगर, roll your finger, show me your little finger, show me 3 finger, show me your thumb, thumbs down. There are many, see, many fine motor activities. तो जब हमारे बच्चे ने ग्रॉस मोटर इमिटेशन करा, उसके बाद हमने उसे फाइन मोटर इमिटेशन सिखाया, और फाइन मोटर सिखाने के बाद हम उसको इमिटेशन विद ऑब्जेक्ट सिखाते हैं। तब कहीं रास्ता खुलता है ओरल मोटर इमिटेशन के लिए। ओरल मोटर इमिटेशन यानी एंड मैनी मोर। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि करिए, अगर हम आपसे कह रहे हैं करिए, ये सारा ओरल मोटर मूवमेंट में कर रही हूं, तो और उससे भी पहले टंग मूवमेंट्स, ये सारे, तो हमको ग्रेजुअली शुरू कहाँ से करना है? ग्रॉस मोटर इमिटेशन से। जाना कहाँ तक है? ओरल मोटर इमिटेशन तक। ओरल मोटर इमिटेशन के आगे क्या होगा? इमिटेशन ऑफ साउंड्स, आ, पा, बा, पा 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 बा 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 बा। तो आप कहें अगर कि हमारा बच्चा ग्रॉस मोटर इमिटेशन नहीं करेगा, या उसे नहीं आता है, या उसे फाइन मोटर इमिटेशन नहीं आता है, या उसे इमिटेशन विद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, लेकिन हम उसको इमिटेशन, ओरल मोटर इमिटेशन पहले सिखाएंगे, आप ऐसा ना करें। आप उसको ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, इमिटेशन विद ऑब्जेक्ट से लेकर जाएं और सही मंजिल तक पहुंचे। सही मंजिल आपको ओरल मोटर पर मिलेगी, और ओरल मोटर के बाद आपके साउंड्स शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा बिल्डिंग की बात नहीं करनी है, नींव पहले रखनी है, राइट। बच्चे को जितना समझ में आएगा, बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा, वो उतना ही स्थिर होगा, वो उतना ही समझने की कोशिश करता है। देखिए, बच्चे कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन हमें उनको सही रास्ते पर लेकर चलते हुए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हुए खुद भी बहुत पॉजिटिव रहना है। आज मैं ये बातें आपके सामने इसलिए करने आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बारी हम स्पीच की चिंता तो इतनी कर रहे होते हैं, पर सही रास्ता तो हमें ही नहीं पता है। पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ द राइट वे विच इज़ लीडिंग टूवर्ड्स एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेशन के लिए तो बहुत परेशान हैं, लेकिन रिसेप्टिव का कितना ज़बरदस्त आधार बनना है या बनाना है, एंड हाउ मच टाइम टेकिंग इट इज़, मुझे लगा कि मैं आज आप लोगों को इस बात को बताऊं। नेक्स्ट पॉइंट है रिसेप्टिव ही लैंग्वेज में जॉइंट अटेंशन। आइए पहले ये समझने की कोशिश करें कि जॉइंट अटेंशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मम्मी अपने बच्चे के साथ छत पर खड़ी हुई है, राइट, एंड ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है। अब मम्मी ने अपने बच्चे को बोला, वो देखो एरोप्लेन जा रहा है, राइट। अब बच्चे ने एरोप्लेन देखा और मम्मी ने एरोप्लेन देखा, ये क्या बना? एंगल बन रहा है, यानी मम्मी ने देखा एरोप्लेन और बच्चे ने एरोप्लेन देखा। ये 2 एंगल्स तो बने,
लेकिन दोनों ने एरोप्लेन देखने के बाद एक दूसरे को देखा और अपनी खुशी को एक्सचेंज किया, आई कांटेक्ट दिया। तो अब हमारे कितने एंगल्स बने? वन मम्मी का एंगल, वन बेटे का एंगल, बच्चे का एंगल, और तीसरा एंगल मम्मी और बेटे के बीच में। नाउ दिस हैज़ बिकम अ ट्रायंगल। जो 3 एंगल्स बन रहे हैं, इसको ही सरल भाषा में हम जॉइंट अटेंशन कहते हैं। जॉइंट अटेंशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि इसका जो तीसरा एंगल है जो 2 लोगों के बीच में बनता है, कई बारी वो नहीं बन पाता है, बिकॉज बच्चों को आई कांटेक्ट में डिफ़िकल्टी होती है। और ये एंगल बनाने का हमको प्रयास करना चाहिए। क्यों ये एंगल बनाने का प्रयास करना चाहिए? इस एंगल को बनाने से एक सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम अपने इमोशंस को ट्रांसफ़र करते हैं। कई बार देखिए, आप बहुत दूर एक लाइन लंबी खड़ी हुई है और बहुत दूर एक लेडी है जो अपने छोटे से बच्चे के साथ बहुत परेशान हो रही है, और आप उसको जाके बोलते हैं कि आओ आप मेरी जगह पे खड़े हो जाओ, मेरा नंबर काफ़ी आगे है। और वो आती है और आपकी जगह पे खड़ी हो जाती है। वो आपको थैंक यू कहना भूल जाती है, राइट? बट शी आफ्टर सम टाइम यू नोटिस दैट शी टर्न्ड बैक। उसने हाथ भी नहीं हिलाया, उसने वेव भी नहीं किया, उसने पॉइंट भी नहीं किया, उसने हाय हेलो कुछ नहीं किया। वो सिर्फ आपको देख रही होती है और वो आपको अपनी आँखों से इतना कुछ कह रही होती है। तो एक माँ के लिए, एक पिता के लिए बच्चे की आंखें कितना कुछ कह रही होती हैं ना। तो हमारे बच्चों के जो इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं वो उनकी आईज से निकल रहे होते हैं। ये भी बदमाशी कर रहा है, इसको भूख लग रही है, इसको नींद आ रही है, आई थिंक इसको कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है। आँखों के एक्सप्रेशन बहुत कुछ कहते हैं। तो जब हम आई कांटेक्ट करते हैं और हम ये तीसरा एंगल बनाते हैं, यानी हमने एरोप्लेन देखा, हम तो खुश हुए, आपने एरोप्लेन देखा, आप भी खुश हुए, अब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हमने इस खुशी को एक्सचेंज किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। जॉइंट अटेंशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्किल इन रिसेप्टिव लैंग्वेज, जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का आधार बनती है। आप इस पर भी काम करिए, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। आज मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं, इसमें मैं आपको अगर ब्रीफ अप करूं अभी, तो मैंने कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया है, लेट्स रिवाइज इट। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि हमको हमारे कॉग्निटिव स्किल्स जो है, कॉग्निटिव स्किल्स आने चाहिए। कॉग्निटिव स्किल्स कौन कौन से हैं? मैचिंग, सॉर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन, राइट। एंड इसके बाद हमारा आई कांटेक्ट हमने डिस्कस किया, हमने इम्पोर्टेंस ऑफ पॉइंटिंग डिस्कस किया, हमने जॉइंट अटेंशन को डिस्कस किया, हमने इम्पोर्टेंस ऑफ इमिटेशन को डिस्कस किया। एंड नॉट ओनली इमिटेटिंग ग्रॉस मोटर imitation and fine motor imitation, but imitation with objects as well as oral motor imitation। क्योंकि आप कहें कि बच्चा ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर एंड विथ ऑब्जेक्ट ये सारा ना सिखाकर हम डायरेक्टली ओरल मोटर पर जंप कर जाएं, ठीक है, मिलेगी सफलता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आधार मजबूत नहीं है तो वो देर से भी मिल सकती है। आप सही स्टेप्स को फॉलो करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, अपना लक्ष्य बहुत छोटा सा रखिए, जो महीने के आखिर तक पूरा हो जाए, आप मोटिवेटेड फील करें और नई ऊर्जा के साथ आप अगले महीने के फिर से लक्ष्य निर्धारित करें। हम कई बारी अनायास या नहीं जानते हैं एंड अननोइंगली हम बहुत बड़े गोल्स को बना लेते हैं। जब भी आप गोल्स प्लान करें तो आप छोटे गोल्स प्लान करें, नीड बेस्ड गोल प्लान करें कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। जो गोल बनाया है उसको, उसके पूरा होते ही बच्चे की लाइफ में उसको सहूलियत मिलनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट फिर है कि आप ऐसे गोल्स बनाइए जो लाइफ रिलेटेड पहले हो, एकेडमिक्स रिलेटेड थोड़ा सा बाद में हो। लॉन्ग टर्म गोल्स को आप ठीक है रखिए अपने प्लान में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखिए। शॉर्ट टर्म गोल्स को आप ज़्यादा रखिए। अभी कोई चीज़ सिखाई और अभी वो चीज़ हुई और उससे हमारे बच्चे को लाभ मिला, आप इस तरीके से करें। जब आप अपने बच्चे के साथ किसी भी गोल पर काम करें, रिमेन पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, हैव फेथ ऑन योर चाइल्ड। आपको अपने बच्चे पर विश्वास करना ही है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। इसमें किंतु परंतु नहीं है। हम अगर अपने बच्चे पर विश्वास नहीं करेंगे तो भाई कौन करेगा? हमें हमारे बच्चे पर 110% विश्वास करना है कि वो करेगा ही, ये गोल निकलेगा ही। देखिए, जब भी गोल अचीव नहीं होता है ना, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो गोल गलत बना हुआ है या उसको सिखाने का टेक्निक ठीक नहीं है। ठीक है, तो अगर गोल गलत है और टेक्निक ठीक नहीं है तो इसका आपको 10 दिन में ही पता चल जाएगा। 10 दिन बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने गोल ठीक बनाया और उसमें आपको थोड़ी सी भी सफलता नहीं मिले। उसका भी एक चीज़ बताती हूँ। अगर बच्चा बेशुरुआती दौर में फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट में है और अगर उसका फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट अगले एक हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट पर भी नहीं आ रहा है, इट मीन्स आप गलत गोल पर या गलत टेक्निक के साथ काम कर रहे हैं। मैंने आज कोशिश की है कि आप लोगों का एक ये डिफ़िकल्टी दूर किया जाए कि मैम बच्चा बोलता नहीं है से ज़्यादा ध्यान ये दें कि बच्चा समझता नहीं है, उस पर वर्क किया जाए तो एक्सप्रेसिव अपने आप हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। वक्त आने पर स्पीच थेरेपिस्ट जब काम करेंगे ज़रूर निकलेगा। ठीक है, हैव फेथ, बी पॉजिटिव। Don't forget to share my videos with the needy parents and I hope you will find this video helpful पिछले videos की तरह। Please don't forget to like and subscribe to my channel Learning for All. Thank you so much. Happy parenting.